I want to be someone who want to make decision and for the greater good of people, for my community. मतलब ऑप्टिमिस्टिक होना आदमी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1% चांस है इस जगह पे सक्सीड होने का, तो थोड़ा वो जज्बा होना चाहिए कि भाई बी पॉजिटिव। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट मतलब हो जाता है, और यहाँ पे और रहने का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्रेशर साल का भी रहता है, फैमिली का भी रहता है, और एक एज के बाद आदमी का शादी का भी रहता है। माई फादर मतलब वो छोटी चीज़ों को इतनी अहमियत नहीं देते। मेरी माँ बिल्कुल बारीकियों की चीज़ों को देखती है। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम अपनी मम्मी पापा से शेयर नहीं कर पाते, और उसके पीछे एक जायज़ रीज़न भी क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। वहाँ का लाइफ और यहाँ की लाइफ टोटली एकदम डिफरेंट है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप तक जब तक तैयार नहीं हो तब तक यूपीएससी आपको नहीं इंक्लूड करेगा उनकी एग्जाम की। हेलो एंड वेलकम टू द एज। मैं हूं रजत केन। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से ये हब है यूपीएससी और बाकी तमाम कंपेटिटिव सर्विसेज के एस्पिरेंट्स का। हर महीने हर साल यहाँ पे भारी तादाद में यंगस्टर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं एक नए पड़ाव के साथ में लाते हैं अपने महत्वाकांक्षाओं को, अपने एम्बिशंस को। लेकिन किस तरीके से अपने एम्बिशंस को वो अपने जो स्ट्रगल्स हैं, किस तरीके से अपने सक्सेस और फेलियर्स के बीच के रास्तों से निकलते निकलते आगे बढ़ते हैं, वो बताएंगे हम इस फीचर में। आइए जुड़े रहिए मेरे और मेरे साथी सुशील के साथ। हिंदुस्तान के कई कोनों से यहाँ पे लोग आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, अटेम्प्ट्स देते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं, बट उनमें एक कहानी है, एक स्ट्रगल की कहानी है, सक्सेस की कहानी है, फेलियर्स की भी कहानी है। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि क्या है एक एस्पिरेंट की जिंदगी। आइए ऐसे ही कई एस्पिरेंट से मिलते रहेंगे। पहले हमारे एक साथी हैं नलिन, उनसे बात करते हैं। कम सुशील, can I sit here? Nalin, thanks for sparing time. I know you have a busy schedule. मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट आपका सफ़र शुरू कैसे हुआ? एज ए सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट मेरा जो जर्नी है वो कॉलेज के बाद ही स्टार्ट हो गया था। जब मैं कॉलेज से निकला उसके बाद मैंने यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, और कुछ सीनियर से गाइडेंस भी ली थी मैंने, जो ऑलरेडी से सर्विसेज में थे, मेरे कॉलेज सीनियर ही थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि कहाँ से कोचिंग स्टार्ट करनी है, और फिर ऑप्शनल के लिए भी मैंने उनसे ही डिस्कस किया था कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करना होता है, क्या करना होता है, और मैं सारा इन्फॉर्मेशन लेके फिर मैंने डिसाइड किया था कि कैसे स्टार्ट करना है इसको। जैसे स्टूडेंट की लाइफ में, जब मेरा खुद का यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा सबसे पहला काम होता है अखबार पढ़ना। मतलब अखबार से मैं देखता हूँ कि चल क्या रहा है, न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे सिलेबस के लिए, सिलेबस के अराउंड कंपैटिबल है, कि सिलेबस के कौन से पार्ट्स में क्या कौन सा न्यूज़ हेडलाइन बन रहा है, उसको एनालाइज करता हूँ, उसके नोट्स बनाता हूँ। फिर उसके अलावा फिर जैसे यूपीएससी के सिलेबस में जीएस के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्शन होता है, ऐसे होता है, तो उस टाइमलाइन से फॉलो करता हूँ अपने प्लान के अकॉर्डिंग। सारे स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग करते हैं, कुछ लोग ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग जीएस पे ध्यान देते हैं। आपके पास सिलेबस होता है और सिलेबस को ही ढंग से पढ़ना होता है, और सिलेबस के अराउंड ही यूपीएससी पूछता है। It started raining, huh? Right. So, Nalin, let's just continue somewhere. So, yeah, one second. What drove you? आपका क्या ड्राइव रहा कि आप यहाँ आके पढ़े? आप जैसे बता रहे थे मुझे, you're a mechanical engineer. उसके बाद जो है you also worked at certain places. उसके बाद फिर क्या लगा कि मेरे को वो नहीं करके ये करना है? जब मैं कॉर्पोरेट में गया, एज ए इंटर्न गया, काम किया, मैंने टेक्निकल कंपनी में भी काम किया, स्टार्टअप्स में भी काम किया। तो मैंने जब एक्सप्लोर किया तो मुझे समझ में आया कि मुझे वो हैप्पीनेस, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। और मैंने जब सीनियर्स को देखा तो वो एक यूपीएससी में एक ग्लैमर होता है, एक एलीटनेस होती है, यू हैव द डिसीजन मेकिंग पावर। तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि माई पर्सनैलिटी इज लाइक कि आई वॉन्ट टू बी समवन हु वॉन्ट टू मेक डिसीजन एंड फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ पीपल, फॉर माई कम्युनिटी।
जहाँ से मैं आता हूँ मतलब माई फैमिली एंड माई होल कम्युनिटी दे आर वेरी डिप्राइव। तो जब आप छोटे लेवल पे भी देखते हो ना कि आपका कोई काम नहीं होता है, कहीं जाते हो तो वो इनजस्टिस वाली जो फीलिंग आती है ना, तो वो लगता है कि ऐसा क्या क्या दिक्कत हो रहा है। फिर आपको समझ में आता है कि इट इज़ एट द सिस्टम लेवल। जब आप डिसीजन मेकिंग में जाओगे तो आपको समझ में आ गया कैसे सही चीज़ करनी होती है। तो दैट इंस्पायर्ड मी कि नहीं मतलब वो मेरे को आई कैन नॉट ब्लेम द सिस्टम ऑलवेज, आई हैव टू बी इन द सिस्टम टू मेक द सिस्टम करेक्ट। तो वो मेरे अंदर ये था कि मेरे को चीज़ें सही करनी है एंड फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ कम्युनिटी करनी है, एंड दैट इज़ वेयर आई गेट सेटिस्फैक्शन। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर इज नॉट जस्ट अ प्लेस, इट्स ऑल्सो अ प्लेस ऑफ सेवरल स्टोरीज सक्सेस की, फेलियर्स की, फ्रस्ट्रेशन की, कॉन्ग्रेचुलेशंस की, ब्रिलियंस की। मेरे साथ और एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, विजेंद्र और वीर। तो उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे उनकी एक आम तौर पे दिनचर्या रहती है, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आते हैं, किस तरह से उसको ओवरकम करते हैं, और क्या रहा है उनका लाइफ अभी तक यहाँ पे कह सकते हैं एस्पिरेंट्स के अब हब ओल्ड राजेंद्र नगर में। यहाँ पे सबका लगभग डिफरेंट शेड्यूल होता है। जैसे मेरा पर्सनल होता है, मैं अर्ली बर्ड हूँ, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, लाइक 6:30-7 तक मैं उठ जाता हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज करना होता है, आधे घंटे 40 मिनट, जो भी पार्क चले गए, कहीं चले गए। फिर नॉर्मली उसके बाद नाश्ता वगैरह करके फिर हम कोचिंग, अगर जिनका है तो कोचिंग जाते हैं, हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं, और बीच में अगर कोचिंग है तो उसके बाद फिर शाम में आते हैं, 1-2 घंटे दोस्तों के साथ थोड़ा सा चिल करते हैं, चिल आउट करते हैं, और फिर रात में थोड़ा सा अपना पढ़ाई करके फिर सो जाते हैं। नॉर्मल तो यही रहता है। तो यहाँ पे जो है एक तो पॉपुलर काफ़ी हो गया है, ये आपका एस्पिरेंट सीरीज आई थी एक टीवी पे, ठीक है, तो उससे एक रोमांटिसिज्म भी है इसका। लेकिन क्या लाइफ वाकई में जो है ऐसी ही होती है, या कोई डिफरेंस भी होता है जो हम स्क्रीन पे देखते हैं और असलियत में होता है? किस तरीके से आप लोग जो है अपना एक नॉर्मल दिन में सिर्फ लाइब्रेरीज और रूम में पढ़ना, रूम में जाना, अपने दोस्तों से मिलना, क्लासेस में जाना, कोचिंग में जाना, उसके अलावा हाउ डू यू लाइटन योरसेल्फ? एक्चुअली लाइट सबसे ज़्यादा तो यही रहता है, क्योंकि हमारे पास पैसे का भी थोड़ा सा इशू रहता है, तो वहीं बहुत ज़्यादा तो बाहर जा नहीं सकते हैं, तो दोस्तों के साथ ही हम लोग नॉर्मली चिल आउट करते हैं, और तो ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं। बाकी हाँ, ये चीज़ होता है कि जैसे बीच बीच में सेशन, एक यहाँ पे जैसे टू लॉर्ड कॉमेडी क्लब वगैरह हो गया, जो सस्ते में जहाँ पे कहीं निपट जाए, अदरवाइज चाय नाश्ता कर लेते हैं नॉर्मली, और तो कुछ नहीं होता बस। बाकी जो सीरीज़ में जो दिखाया गया है वो मोर और लेस सेम ही है ऑलमोस्ट, बट ये भी आप उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं जो आपका प्रेशर होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 6 अटेम्प्ट 60 अटेम्प्ट मतलब हो जाता है, और यहाँ पे और रहने का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्रेशर साल का भी रहता है, फैमिली का भी रहता है, और एक एज के बाद आदमी का शादी का भी रहता है। कितना ज़रूरी होता है कि यहाँ पे एक दोस्त का साथ में होना, एक जो सपोर्ट सिस्टम है। आप फैमिली से दूर हैं, आप दोनों दिल्ली से नहीं हैं, आपने बताया, तो कितना ज़रूरी है कि कोचिंग से और पढ़ाई के बाहर जो एक सपोर्ट सिस्टम है दोस्तों का, वो होना बहुत ज़रूरी है सर। जैसे मैंने आज कोई ऐसे राइटिंग की, वो मैंने अच्छी नहीं करी, मैं इसको लाके दिखाता हूँ, ये बोलता है भाई तू यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे चेंज कर सकता है, वहाँ पे चेंज कर सकता है। किसी दिन बिल्कुल ऑफ रहते हैं, जैसे आज पानी नहीं आया तो आज बिल्कुल ही ऐसे नहाए भी नहीं, तो आज ऐसे मतलब आज कुछ पढ़ाई नहीं करी, तो आज बैठ के यही बात कर रहे थे कि भाई आज पूरे दिन पढ़ाई नहीं करी, ये क्या होगा। उसने बोला कोई बात नहीं, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। तो ये मतलब वो जो एक अफर्मेटिव वो चाहिए, मतलब कोई बंदा हो बैक करे ऐसा, मतलब ऑप्टिमिस्टिक होना आदमी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1% चांस है इस जगह पे सक्सीड होने का। तो थोड़ा वो जज्बा होना चाहिए कि भाई बी पॉजिटिव। आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही कि बहुत कम चांसेस होते हैं, 1% आपने कहा कि यहाँ पे सक्सेस होने के, और जब उसके बाद जब सक्सेस नहीं मिल पाती जो चाहिए, किस तरह से आप दोनों या कहें आप लोग रीग्रुप करते हैं? पहले तो सर बहुत ऐसे डिप्रेस सा भी होता है, मतलब मायूसी होती है। फिर सबसे पहले तो यही देखते हैं कि कहाँ कहाँ गलती करनी जरूर, मतलब गलतियों को, कई बार गलती हमारे सामने होती है, हमको पकड़ में नहीं आती वो। जब हम एग्ज़ाम दे देते हैं ना, तब हमको पता लगता है ये गलती करी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, इसलिए आपको ना जब भी आप कोई काम करो या कुछ मतलब आंसर राइटिंग कुछ भी करो ना, तो वो चेक किससे हो रही है, आप कैसे करते हो, तो आपको थोड़ा फीडबैक लेना चाहिए आसपास वाले लोगों के साथ। वो एक सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए ही इधर। जो फेल हुआ है वही जानता है कि गलती कहाँ नहीं करनी है, राइट? तो लेकिन जब फेलियर्स होते हैं, या कहें कि जो आप सक्सेस को देख रहे हैं वो नहीं मिल पाती है, और ये ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें आई थिंक 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। अगर किसी भी स्टेज में आप नहीं कर पाते क्वालिफाई, तो आपको बैक टू ग्राउंड ज़ीरो स्टार्ट करना पड़ता है। तो कैसे रीग्रुप करते हैं अपने आप को उस फियर को लेके भी, और कहीं तो अगर वो फेलियर हुआ है तो उसके साथ भी?
एक्चुअली प्रॉब्लम तो होता ही है, क्योंकि पूरे साल भर की आपकी मेहनत होती है और जितना आपने प्रॉब्लम झेली होती है, फिर से आपको लगता है अगला 1 साल आपको देना है। तो वो चीज़ बहुत, उससे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि आपके ऊपर एक मतलब करियर का प्रेशर आता है पर्सनली, कि अगर ये नहीं होता है तो हम इसके बाद क्या करेंगे? हमारे पास और कोई ऑप्शन तो नहीं बचता है, फिर एग्ज़ाम्स ही हैं। और एक एग्ज़ाम में जब हम ऐसे पहुँच के बाहर हो जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स के स्टेज पे या मेंस पे, तो एक डिप्रेशन आ जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अपने ऊपर फ़र्क पड़ता है कि यार अगला कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। बट इसमें पर्सनली मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि हम जब अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अगर वो थोड़ा सा हौसला अपना बड़ा अफजाई कर देते हैं कि हाँ यार अगला टाइम तुम फिर से अच्छे से दो। और जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि यार कहाँ पर रह गए हैं, तो जिन बच्चों का हुआ रहता है हम थोड़ा सा उनसे बात कर लेते हैं अगर हमारे ग्रुप के हैं तो, या इसके अलावा आसपास की कोचिंग जो टीचर्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, हम उनके पास चले जाते हैं, उनसे अपना बात कर लेते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा हम शायरी वगैरह भी पढ़ लेते हैं, बीच में कुछ अच्छे शेर पढ़ लेते हैं। मदर या फादर में से कोई एक सपोर्टिव होना चाहिए एटलीस्ट, और एक बंदे को थोड़ा कोल्ड होना चाहिए, वो अच्छा रहता है। दोनों ही वो ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं ना, तो वो फिर मामला बिगड़ जाता है। आपके केस में जो है लाइक इफ आई आस्क कि हु मोटिवेट, आई मीन आई एम श्योर दोनों ही मोटिवेट करते होंगे, बट आपका कंफर्टेबल इक्वेशन कहाँ पे है, किसके साथ है, मम्मी के साथ कि डैड के साथ? मोस्ट ऑफ द टाइम माई मदर। और कुछ ज़्यादा ही ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं पापा को ही बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर मम्मी को बता देते हैं कि भाई आज मौके दे के आए तो कुछ खास नहीं गया, पिछले वाले मौके में अच्छे नंबर थे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और पापा ऐसे कुछ मतलब पापा पूछते नहीं है, पापा को पता है कि मौक है। तो माई फादर मतलब वो छोटी चीज़ों को इतनी अहमियत नहीं देते। मेरी माँ बिल्कुल बारीकियों की चीज़ों को देखती है। तो मैं और मेरे साथी सुशील आ चुके हैं एक एस्पिरेंट्स के घर पे। ये एक रेंटेड अकोमोडेशन है ओल्ड राजेंद्र नगर में, बिल्कुल टॉप फ्लोर पे है, एरी क्वार्टर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे लिखा हुआ है हवेली पे आपका स्वागत है। ये एक कोई तंजिया या मजाकिया बात नहीं है, दिस इज़ वर्ल्ड ऑफ दीज एस्पिरेंट्स। इसमें हमें एक डिफरेंट सेंसिटिविटी के साथ इस चीज़ को देखना होगा, किस तरीके से यहाँ पे रहते हैं, और ये उनके स्ट्रगल्स का एक पार्ट है। आइए चलते हैं अंदर। कम सुशील। सो वीरेंद्र, थैंक्स अ लॉट फॉर एडमिटिंग अस इन योर रूम। सो या इट्स ये कमरा है, इसका एक अपना खुद का कैरेक्टर है। हालांकि एक तरह से कह सकते हैं इट्स जस्ट वन कॉट बेडरूम। यहाँ पे इनका बिस्तर है, मैप है, नक्शा है, एक वर्ल्ड व्यू है, इनकी टेबल्स हैं और कई तरह के वायर्स हैं। दैट इज़ देयर अलमीरा, वार्डरोब। ये एक स्टूडेंट लाइफ में जब आगे यू विल बिकम एन ऑफिसर, यू पॉसिबली रिमेंबर दीज थिंग्स। यहाँ पे हर रोज़ जो है एक इंस्पिरेशन के लिए UPSC, LBSN, AA, लबासना, सो ये एक इंस्पिरेशन के लिए आप उन सब चीज़ों को रूम में रखते हैं। तो ये आपका रूम जो है यही मैंने कहा कि हालांकि छोटा है या एक बेड कॉट का है, लेकिन एक कैरेक्टर है इसका। तो जब आप यहाँ पे आए थे, आपने किस तरीके से इसको ड्रेसअप किया सो दैट ऑल्सो इट बिकम्स अ पार्ट विच कीप्स यू गोइंग? एक्चुअली जब हम कहीं पे किसी भी प्रेमाइसेस में एंट्री करते हैं तो एक वाइब वहाँ की होती है। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो थोड़ा सा मुझे एक नेगेटिव वाइब में भी उस बच्चे का नहीं हुआ, जो भी मुझे नहीं आइडिया। बट मुझे ऐसा फ़र्क पड़ता है, माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जैसे मैं स्पोर्ट्स लविंग हूँ, तो मैंने अपने पास स्पोर्ट्स की चीज़ें रख रखी हैं, जैसे यहाँ पे कैरम वगैरह भी मैं खेलता हूँ बीच बीच में, और UPSC का मैंने पूरा लगा रखा है सारा सिस्टम। और ये थोड़ा सा मुझे वेंटिलेशन का रूम चाहिए था, तो इसलिए मैंने वो अपना लगा रखा है कि ऐसे कुछ यहाँ पे खिड़की वगैरह हो, नॉर्मल विंडो हो। तो एक वाइब रहता है। तो आने के बाद में ये लगता है कि हाँ आप सोओगे नहीं, मतलब एक वैसा नहीं। तो बहुत सारा ऐसा होता है कि आप नींद में आ गए, कुछ आ गए, तो हम इस साइड लेटते हैं, इस साइड उठते हैं तो सामने उसको देखते हैं कि हाँ UPSC ऐसा कुछ है। तो या टेबल पढ़ते हैं तो हमने भारत का झंडा लगा रखा है। तो एक मोटिवेशन का ये काम करता है। तो उठ करके बस सिर्फ यही होता है कि हम पढ़ते हैं, और अगर चिल आउट करना है तो अपने रूम में चेस वगैरह सब रखे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ जो हमारे फ्लैटमेट्स हैं तो उनके साथ बैठ के खेल लेते हैं। और आज जो है इसमें कितना इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोग बाहर ही बात कर रहे थे, कितना इम्पोर्टेंट होता है कि एक ग्रुप, एक पीयर ग्रुप, सिर्फ आपके जो हैं फैमिली और दोस्त ही नहीं, साथ में जो आपके रूममेट्स भी हो गए, जो आपके फ्लैटमेट्स जो हैं, उनका सपोर्ट, और या कहें कि उनसे भी फ्रीक्वेंसी मैच करना कितना ज़रूरी होता है? सर एक्चुअली क्या है कि हर इंसान का अपना एक बैकग्राउंड होता है। तो UPSC में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं।
क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और तो आपका मेंटल प्रोसेस जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होता रहता है। तो हर टाइप के फ्रेंड्स हमको चाहिए होते हैं। ऐसा भी चाहिए होता है जो सिर्फ पढ़ाई की अच्छी बातें कर ले, दूसरा होता है जो स्पोर्ट्स की बातें कर ले, या जिससे हम डिप्रेस हो रहे हैं या कुछ ऐसे नेगेटिविटी थॉट्स आ रहे हैं तो कुछ ऐसे भी बच्चों से हम बात कर लें। इसलिए मेरा पर्सनली होता है कि मैं कई सारे फ्रेंड्स अपना बना के रखे रहता हूँ कि यार जब भी मेरा जो मेंटल स्पेस रहे ताकि मैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं कर पाते, और उसके पीछे एक ज़ायद रीज़न भी क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। वहाँ का लाइफ और यहाँ की लाइफ टोटली एकदम डिफरेंट है। हम जैसे यहाँ पे रहते हैं बहुत हमको प्रेशर होता है, तो जैसे हमारे फ्लैटमेट्स हैं, हमारे यहाँ प्रतीक भाई रहते हैं, सारे लोग रहते हैं आसपास में, या हमारी बगल में एक भैया रहते हैं, उनका भी इसी बार मेंस हुआ है, मतलब मेंस उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ, प्रीलिम्स हुआ था, तो वो भी एक मोटिवेशन का काम करता है। जब हम ऐसे माहौल पर रहते हैं तो कभी कुछ नेगेटिव होता है, हम उनको देखते हैं तो लगता है यार इनका हो जाएगा तो हम भी थोड़ा पूछ लेते हैं, हमारा भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आसपास माहौल अगर अच्छा रहता है तो मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो एक जैसे यहाँ पे भी रूम ढूंढ रहा था, तो जो हमारे ओनर है इनका यहाँ पे रूम का वाइब जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसका ये तो ठीक है, अगर 500 रुपये मुझे एक्स्ट्रा भी देना हो तो क्योंकि मुझे साल भर रहना है, एटलीस्ट मिनिमम 2 साल तो लगते ही है, तो उस हिसाब से मैं देख करके अपना ये वाला रूम लिया था। तो आसपास रूम भी है और लोग भी हैं। रूम में क्या वाइब होनी चाहिए जो ज़रूरी है? आपने कहा कि वाइब अच्छी लगी यहाँ। वाइब मुझे लगता है कि आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आपको एकदम फ्रेशनेस रहनी चाहिए और आपका पढ़ने का मन करे, आपको डिप्रेसिंग माहौल नहीं होना चाहिए। क्योंकि रूम में जाते ही हम इसलिए कई बार हम अनऑर्गेनाइज रहते हैं, हमारा माइंड भी वैसा ही सेटअप होता है साइकोलॉजिकली भी। जो है दी एज से बात करने के लिए और टू अलाउ अस एक्सेस इनसाइड अ रूम, बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना कि किस तरीके से दिखाना जो दुनिया को कि किस तरीके से जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो आगे जाके सिविल सर्वेंट्स बनते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं, पॉलिसी मेकर्स बनते हैं, उनकी शुरुआत कहें कि उनका जो ग्राउंड ज़ीरो है उस पूरी जर्नी का, वो क्या है, और वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर या ORN के ब्लॉक 4 में वर्मास की ये प्रॉपर्टी है जहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं। मेरे साथ आशुतोष जी हैं जो इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कितना ज़रूरी है उनके लिए एक एस्पिरेंट फ्रेंडली प्रॉपर्टी बनाना, क्या क्या सर्विसेज देते हैं और बाकी इनके सामने क्या क्या मुद्दे हैं। कम सुशील। थैंक्स आशुतोष फॉर योर टाइम। ये जो है बहुत अच्छा सेटिंग है, इसीलिए आई विल टेल माय व्यूअर्स कि जस्ट बियर विद द फ्रेम। ऐसे ही घर हैं, स्पेस कार्व आउट कर रखे हैं छोटे छोटे से, लेकिन यह है कि इसमें ज़रूरी यह है कि किस तरीके से सारी फैसिलिटीज़ दी जाएं एस्पिरेंट्स को। आशुतोष, तो जब भी एस्पिरेंट कोई आता है आपके पास, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्या क्या सर्विस उनको आप देते हैं? मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो एस्पिरेंट सीरियस हो अपने एम्बिशन के लिए, एंड वो पीसफुल इन्वायरमेंट बनाए रखे। फॉर मी आई ऑल्सो केटर द सेम कि एक इन्वायरमेंट वैसा ही बना रहे मेरे पीजी में, ताकि स्टूडेंट फ्रेंडली होकर आराम से पीसफुली पढ़ पाए। बिकॉज एक स्टडी फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बीइंग अ एस्पिरेंट इज ऑलरेडी अ प्रेशर सिचुएशन, बेयरिंग द रेंट, एवरीथिंग एल्स। सो मेरे लिए ये पर्पस होता है कि उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइक फायर इशू हो या फिर क्लीननेस का इशू हो, पानी का इशू, वो जल्द से जल्द एड्रेस हो एज सुन एज पॉसिबल फ्रॉम माई साइड। दूसरा, जितने भी एस्पिरेंट हैं काफ़ी यंग होते हैं, लेकिन मेनली 20s में होते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं आपके? ना ही ज़्यादा एक लैंडलॉर्ड की टेंडेंसी होती है जो बताते हैं कि इंटरफेरेंस वो सही है या गलत है, आई एम लीविंग दैट टू लैंडलॉर्ड्स। दूसरा जो होता है कि साथ में उनको एक बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ भी देना, तो ये जो है उनको ये ना लगे कि आप बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, और साथ में ये भी लगे कि ठीक है भाई, जो यहाँ का जो माहौल है वो ठीक है बिल्कुल। सो इट्स बेसिकली गिव एंड टेक। वो कैसे बैलेंस होता है वो? आई पर्सनली इफ़ आई वांट टू भाई मुझे किसी स्टूडेंट को अप्रोच करना है, फिर उसके रूम में जाना है किसी पर्पस की वजह से, या फिर बिल्डिंग में कुछ इशू आया तो मुझे उसके रूम में जाना है सपोजिटली, एंड तो आई पर्सनली मैसेज हिम, इन्फॉर्म हिम कि कैन आई कम एट दिस टाइम, देन आई अप्रोच द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू दैट। कि अगर वो बोलता है कि भैया मैं 2 बजे फ्री हूँ, तो मैं 2 बजे ही प्लान करता हूँ कि उसका जो इशू है वो 2 बजे ही लाइक सॉल्व हो अराउंड।
कभी कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा होगा, किस तरीके से आपने उसको एड्रेस किया अगर रहा हो तो? एसेस तो नहीं रहा लाइक, बट कभी कभी ये सिचुएशन हो जाती है कि हाँ स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रेसफुल होते हैं, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया ये सब आपस में स्टूडेंट्स के, तो वो सॉल्व करवाना एंड एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनाना, बिकॉज यहाँ पर 3-4 रूम्स होते तो लाइक सबको ही कोऑपरेट होना करके रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ थोड़ा मैं बैलेंस आउट करता हूँ कि हाँ वो बैलेंस रहे कि सब कोऑपरेट होके रहे एंड कुछ आर्ग्यूमेंट भी है तो सॉल्व हो जाए पीसफुली। या Thank you, Ashutosh. Thanks for your time. I wish you all the best. Thanks a lot. Thanks for letting us in your property. Thank you. Thank you. यूपीएससी की प्रिपरेशन या कहें किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है सिर्फ पढ़ाई लिखाई या डिसिप्लिन नहीं, साथ में सबसे बड़ा आस्पेक्ट ये रहता है कि आप किस तरीके से अपने मन को शांत रखते हैं। कई सेटबैक्स आते हैं, कभी कभार आपके जो क्लास के असाइनमेंट होते हैं उसमें आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते जितना आपने सोचा होगा। प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस तरीके से उसको ओवरकम करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स। कहीं यहाँ पे जो है फ्रेंडली हैंग आउट जोन्स हैं, तो ऐसे ही एक जोन में मेरे साथ 3 एस्पिरेंट्स हैं। हाय, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी जस्ट बिफोर लाइक द कैमरा रोल, किस तरीके से आप लोग का दिनचर्या रहता है हर रोज का? It is my third attempt, so first 2 attempts prelims नहीं clear हुआ, so last attempt I was thinking that I will clear, and now this is third attempt, so प्रिपरेशन में तो मॉर्निंग में 3 घंटे का सेशंस रहते हैं, उसके बाद में नाश्ता वगैरह करके हम दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे तक खाना खाने चले जाते हैं। उसके बाद में आफ्टरनून सेशन में ऑप्शनल वगैरह रहता है, ऑप्शनल 4 to 5 hours आई विल गिव फॉर ऑप्शनल। देन उसके बाद में इवनिंग में फ्री होने के लिए हम लोग हैंग आउट वगैरह पे मिलते हैं इस तरीके से, और घूमने जाने के लिए यहाँ पे सिंधी पार्क है, उसके बाद में नेहरू पार्क है, इधर पीछे भी घूमने जाने के लिए, और या फिर कैनॉट प्लेस भी जा सकते हैं। तो ये बेसिकली डेली रूटीन रहता है। आपने कहा आपका थर्ड अटेम्प्ट है, किस तरीके से आप इस प्रेशर को फाइट कर रहे हैं डेली बेसिस पे? So it's totally I have friends who help me in fighting this pressure and all, so that is the main source of motivation and to relax the pressure. Okay. Yes. Lastly जो है, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर अगर आप किसी लेवल पे क्लियर नहीं कर पाते हैं, सो वी हैव टू अगेन गो बैक टू प्रीलिम्स, द बेस लेवल। इतना प्रेशर जो है, आई मीन समटाइम्स डजंट इट ब्रेक यू डाउन कि यार कहाँ फंस गया मैं, व्हाई आई एम डूइंग दिस? क्या मोटिवेशन है इस चीज़ की? एक्चुअली यूपीएससी ने एग्ज़ाम ही इसी तरीके से बनाया है कि आपको जब तक आप यूपीएससी के लिए तैयार नहीं हो, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप जब तक तैयार नहीं हो, तब तक यूपीएससी आपको नहीं इंक्लूड करेगा उनकी एग्ज़ाम की। So that's it. This brings to the end of our story, जहाँ पे हम मिले कई सिविल सर्विस एस्पिरेंट से और उनके ज़िंदगी के कई पहलुओं पे, उनके पर्सपेक्टिव पे, और साथ में बहुत ज़रूरी चीज़, क्या उनको इनकरेज करती है हर रोज़ हर पल आफ्टर सेटबैक होने के बाद भी कई लेवल पे, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, वहाँ पे सक्सेस ना पाने के बाद क्या उनको इनकरेज करती रहती है, उस बारे में हमने बात की, उनके ज़िंदगी के पहलुओं को दिखाया। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी खास पेशकश पसंद आई होगी। शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एज। आई एम रजत केन साइनिंग ऑफ विद माय कॉलीग सुशील। थैंक यू, सी यू सून। हम दिन रात मेहनत करके आपके सामने ज़मीनी सच्चाई लाते हैं। पत्रकारिता जिंदा रहे, इसके लिए हमें ज़रूरत है कि आपका बहुत ही सटीक फीडबैक मिले। कमेंट्स में बताएं आपको क्या पसंद आया, और ये भी बताएं क्या नहीं पसंद आया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मदद मिलेगी और हम पत्रकारिता, या कहें सच्ची पत्रकारिता, आगे बढ़ाते रहेंगे। कुछ ऐसी ही खबरों के लिए, कुछ ऐसे ही देश दुनिया के खासे डेवलपमेंट के लिए हमारे बुलेटिन को ज़रूर देखें। थैंक यू।